Hello friends, I am Neha Jain on behalf of University of Technology. Today we are going to discuss MCQs, that is multiple choice questions of database management system. As we have already discussed about the syllabus of DBMS, today I'll give you an overview that what type of questions can come in your question paper. So let's start. Question solving session of database management system. So let's begin with the questions. The first question is, a collection of interrelated records is called a database, a spreadsheet, management information system, or text file. As you can see the answer also on the slide, but as हम पहले भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में लेक्चर देख चुके हैं, आपसे बात कर चुके हैं, तो आई होप कि मैक्सिमम व्यूअर्स को ये पता होगा कि कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड रिकॉर्ड्स को क्या कहते हैं. जी हाँ, कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड रिकॉर्ड्स को डेटाबेस कहते हैं. सो जो करेक्ट आंसर इसका है वो है ए डेटाबेस. अब उससे पहले क्योंकि ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन भी है और साथ ही साथ एक रिव्यू भी है कि जो भी क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज देती जाऊंगी. तो डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस बेसिकली ऑर्गेनाइज कलेक्शन है स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन का, या कह लीजिए डेटा का, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली एक कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर्ड है. बेसिकली एक डेटाबेस को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंट्रोल करता है. सो डेटा और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दोनों एक साथ मिलकर जो उनके साथ एप्लीकेशंस एसोसिएटेड होती हैं, हम पूरे इस कलेक्शन को डेटाबेस सिस्टम कहते हैं. अगर कभी कभी लोग शॉर्ट में इसको डेटाबेस भी कह देते हैं, तो ये पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है. तो डेटा जो होता है बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ डेटाबेस के अंदर रोज और कॉलम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहता है, क्योंकि टेबल्स होती हैं, टेबल्स में रोज और कॉलम्स होते हैं जिसको हम क्वेरी कर सकते हैं ताकि हम डेटा को आसानी से एक्सेस कर सके, मैनेज कर सके, मॉडिफाई कर सके, अपडेट, कंट्रोल या ऑर्गेनाइज कर सके. तो बहुत जो डेटाबेसेस होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी कि एसक्यूएल यूज करते हैं डेटा को लिखने के लिए, राइट करने के लिए या क्वेरी करने के लिए. तो ये था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए डेटाबेस, विच इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड रिकॉर्ड. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. क्वेश्चन नंबर 2 है, द मेथड ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन इन विच डेटा रिकॉर्ड्स इन अ फाइल are arranged in a specified order according to key field is known as the sequential access method, queuing method, predetermined method और direct access method. तो इसमें ये एक फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है जिसके अंदर ये कह रहा है कि वो कौन सा फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मेथड है जिसमें कि डेटा को एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में की फील्ड के अकॉर्डिंग स्टोर किया जाता है. इसका आंसर तो आप स्लाइड में देख ही रहे हैं कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड है, लेकिन मैं इसके पहले आपको बताना चाहूंगी सबसे पहले कि फाइल क्या होती है. देखिए, फाइल कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होती है जिसके अंदर हम प्राइमरी की यूज करके एक यूनिक फील्ड को हम प्राइमरी की बनाते हैं. उसके मदद से हम रिकॉर्ड्स को यूनिकली एक्सेस कर पाते हैं. जो टाइप और फ्रीक्वेंसी होती है एक्सेस की, वो टाइप ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन पे टोटली निर्भर रहती है. अब फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फाइल ऑर्गेनाइजेशन एक लॉजिकल रिलेशनशिप है बहुत सारे रिकॉर्ड्स के अंदर. ये बताता है कि कैसे एक फाइल के रिकॉर्ड्स को मैप करेंगे डिस्क ब्लॉक्स पे. सो द मेथड डिफाइंस हाउ फाइल रिकॉर्ड्स आर मैप्ड ऑनटू डिस्क ब्लॉक्स. तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये तरीका बताता है कि जिसमें रिकॉर्ड्स को हम ब्लॉक्स की फॉर्म में कैसे स्टोरेज मीडियम पे प्लेस करेंगे. तो जो फर्स्ट अप्रोच होती है कि हम डेटाबेस को फाइल से मैप करेंगे, सेवरल फाइल से एक वन फिक्स लेंथ ऑफ रिकॉर्ड को किसी भी गिवन फाइल को, तो फाइल्स ऑफ फिक्स लेंथ रिकॉर्ड्स क्योंकि बहुत ही आसानी से इंप्लीमेंट हो जाती हैं बजाय कि फाइल्स ऑफ वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स. अब ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम चाहते हैं कि हमारा फाइल ऑर्गेनाइजेशन हो? सो बेसिकली ऑप्टिमल सिलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं एक फाइल ऑर्गेनाइजेशन में. तो रिकॉर्ड्स को आप एज फास्ट एज पॉसिबल सेलेक्ट कर सकते हैं.
इंसर्ट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन या अपडेट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स पे बहुत ही क्विक और इजी हो जाता है। जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होते हैं उनको इंड्यूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि एज अ रिजल्ट ऑफ इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। और जो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज है वो बहुत मिनिमल हो जाती है, क्योंकि हमें रिकॉर्ड्स को बहुत ही एफिशिएंटली स्टोर करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि जब हम बात ही कर रहे हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन की, तो मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू ही दे देती हूँ फाइल ऑर्गेनाइजेशन का। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये बहुत सारे मेथड्स कंटेन करते हैं। हर मेथड के अपने प्रोज हैं और अपने कॉन्स हैं। प्रोज और कॉन्स मतलब अपने फायदे और अपने नुकसान है, और ये किस बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं कि क्या एक्सेस है उनका और क्या सिलेक्शन है। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोग्रामर डिसाइड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, तो उसके हिसाब से जो भी फाइल ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए सूटेबल होता है वो डिसाइड करता है। तो जो सबसे पहले इसका आंसर था सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, हम उसी को यूज करते हैं। ये भी क्योंकि एक टाइप है, तो सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इसके अंदर हर फाइल का जो रिकॉर्ड है वो एक डेटा फील्ड, एक ऐसा डेटा फील्ड कंटेन करता है, एक ऐसा एट्रीब्यूट, एक ऐसा कॉलम कंटेन करता है जो हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड्स को एक सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर किया जाता है। वो डिसाइड कर किया जाता है यूनिक की के थ्रू। जैसे मान लीजिए जब आप एक यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हैं तो एनरोलमेंट नंबर आपको दिया जाता है। तो एनरोलमेंट नंबर आपका वो यूनिक फील्ड होता है, क्योंकि जो एनरोलमेंट नंबर आपका है वो उस यूनिवर्सिटी में कभी भी उसके लाइफ टाइम में किसी का भी नहीं होगा। और प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टोर ऑल द रिकॉर्ड सिक्वेंशियली इन फिजिकल फॉर्म। ये तो आप सब समझ ही सकते हैं, ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ना कि हर फॉर्म में वो रिकॉर्ड सिक्वेंशियली ऑर्गेनाइज हो। तो ये हमने बात की एक तरीके की फाइल ऑर्गेनाइजेशन की। दूसरा हो सकता है हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन, क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन में हैश फंक्शंस को यूज करते हैं हम, जिसमें कुछ ही रिकॉर्ड्स की कुछ ही फील्ड पे कंप्यूटेशन होती है। सो जो आउटपुट होता है हैश फंक्शन का, वो डिटरमाइन करता है कि लोकेशन क्या है डिस्क ब्लॉक्स की, कहाँ पे रिकॉर्ड्स को रखना है। अब हम बात करेंगे क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन लार्ज डेटाबेसेस के लिए अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि इस जो मैकेनिज्म है क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें रिलेटेड रिकॉर्ड्स को एक या एक से अधिक रिलेशंस को सेम ही डिस्क ब्लॉक में रखा जा सकता है। सो द ऑर्डरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इज नॉट बेस्ड ऑन द प्राइमरी की या फिर सर्च की पे ऑर्डरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3। अनलाइक फिल्टर्स, क्वेरीज कैन बी सेव्ड एज इन अ डेटाबेस। कि भाई क्वेरीज किस फॉर्म में डेटाबेस में सेव की जाती है? तो देखिए उत्तर तो इसका है कि डेटाबेस में जो क्वेरीज हैं वो ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में सेव की जाती हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेरीज क्या होती हैं, डेटा फिल्टरिंग क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा फिल्टरिंग की। तो देखिए डेटा फिल्टरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ स्मॉलर पार्ट ऑफ योर डेटा सेट and using that data set using that subset for viewing or analysis। तो फिल्टरिंग जो जनरली है टेम्परेरी होती है, तो कंप्लीट डेटा सेट को रखा जाता है और उसमें एक फिल्टर मेथड यूज किया जाता है। तो फिल्टरिंग क्यों यूज की जा सकती है कि इस समय के बीच में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के रिकॉर्ड्स देखने के लिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट के रिकॉर्ड्स का कुछ कैलकुलेशन करने के लिए, कुछ बैड ऑब्जर्वेशंस को एलिमिनेट करने के लिए, या कुछ स्टैटिस्टिकल मॉडल्स के लिए। तो फिल्टरिंग हमें एक रूल या लॉजिक, filtering requires us to specify a rule or logic to identify the cases we want to include in our analysis। तो फिल्टरिंग को आप सबसेटिंग ऑफ डेटा भी कह सकते हैं या फिर ड्रिल डाउन ऑफ डेटा भी कह सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि भाई फिर एक क्वेरी क्या होती है। एक क्वेरी या तो एक रिक्वेस्ट हो सकती है डेटा रिजल्ट्स के लिए, या एक एक्शन हो सकता है उस डेटा के लिए, या दोनों हो सकती है। तो एक क्वेरी कैन आइदर बी अ रिक्वेस्ट फॉर डेटा रिजल्ट्स फ्रॉम आवर डेटाबेस और फॉर एक्शन ऑन द डेटा, या दोनों हो सकती है। एक क्वेरी हमें एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दे सकती है,
कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करने के काम आ सकती है, डेटा को डिफरेंट लेबल्स से ऐड, चेंज या डिलीट करवाने के काम आ सकती है। क्वेरी का मतलब ये होता है ना, क्वेरी, आप एक डेटाबेस से एक आंसर चाहते हैं, क्वेरी करना चाहते हैं, क्वेरी के थ्रू आप उसको बदल सकते हैं, आप उसको उससे कोई इंफॉर्मेशन फैच कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका उत्तर ये है कि क्वेरीज को डेटाबेस में ऑब्जेक्ट्स की तरह स्टोर किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 4 की, एक्सटर्नल डेटाबेस क्या है। तो देखिए एक्सटर्नल डेटाबेस क्या है, उसका उत्तर देने से पहले, उत्तर तो आपको स्लाइड में दिख ही रहा है कि जो ऑप्शन ए है, डेटाबेस क्रिएटेड यूजिंग डीबीएमएस पैकेज, वो होता है एक्सटर्नल डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस क्रिएटेड इन एमएस वर्ड या फिर एक्सेल या ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो इसलिए, क्योंकि इस आंसर का जस्टिफिकेशन देने के लिए कि क्यों भाई, क्यों डेटाबेस क्रिएटेड यूजिंग डीबीएमएस पैकेज को हम एक्सटर्नल डेटाबेस कहते हैं, मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि एक्सटर्नल डेटाबेस होता क्या है। तो देखिए एक एक्सटर्नल डेटाबेस है वो जो बना होता है ना, वो एक्सटर्नल कलेक्शन ऑफ चेन टर्म्स से बना होता है। ये चेन टर्म्स हमें जो है डायरेक्ट एक्सेस देती है ऐसे डेटा का जो हमारे प्रोग्राम का पार्ट अब नहीं है। तो एक्सटर्नल डेटाबेस दो लोकेशंस पे स्टोर किया जा सकता है, एक होता है फाइल और दूसरा है मेमोरी। एक्सटर्नल डेटाबेस जो है बी प्लस ट्रीज को भी सपोर्ट करता है और ये बहुत ही डेटा का फास्ट रिट्रीवल प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सॉर्टिंग जो है, मतलब डेटा की सॉर्टिंग फिल्टरिंग भी इजी हो जाती है। सॉर्टिंग देख लीजिए आप, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को जब अरेंज करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करते हैं, उसको भी सॉर्टिंग कहते हैं। और ये मल्टी यूजर एक्सेस सपोर्ट करता है सीरियलाइजेशन की हेल्प से। तो एक्सटर्नल डेटाबेस होता है जो डेटाबेस हम डीबीएमएस के, एक्सटर्नल डीबीएमएस के पैकेजेस को यूज करके क्रिएट करते हैं, उसे हम एक्सटर्नल डेटाबेस कहते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5, रोल बैक इन अ डेटाबेस इज डैश स्टेटमेंट। रोल बैक एक डेटाबेस के अंदर डीडीएल स्टेटमेंट होता है, डीएमएल होता है, डीसीएल होता है या टीसीएल होता है। तो देखिए रोल बैक समझाऊंगी आपको, डीडीएल क्या होता है, डीएमएल, डीसीएल, ये सब हमने बात की थी आपसे जब हमने पहला लेक्चर किया था अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। पर कोई बात नहीं, आपके रिव्यू के लिए, आपके रिवीजन के लिए रोल बैक, डीडीएल, डीएमएल और टीसीएल और टीसीएल समझाते हैं। टीसीएल इसका उत्तर है क्योंकि रोल बैक टीसीएल के अंतर्गत आता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई रोल बैक होता क्या है। तो देखिए रोल बैक एक ऐसा ऑपरेशन है जो डेटाबेस को एक प्रीवियस स्टोर पे रीस्टोर कर देता है स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन के सेट को कैंसिल करके। सो रोल बैक या तो डेटाबेस खुद परफॉर्म करता है या हम यूजर परफॉर्म करते हैं। हम यूजर का ये मतलब नहीं है कि कोई भी एरा गैरा नथु गैरा परफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो डेटाबेस टेक्नोलॉजी के अंदर रोल बैक एक ऐसी कमांड है जो डेटाबेस को प्रीवियस पॉइंट पे रीस्टोर कर देती है ताकि या तो रीस्टार्ट की जा सके करंट ट्रांजैक्शन या रीस्टेब्लिश की जा सके लास्ट कमिटमेंट बाउंड्री। तो डेटाबेस की इंटीग्रिटी के लिए रोल बैक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बताते हैं कि जो डेटाबेस है वो एक क्लीन कॉपी तक अच्छी तरीके से रिस्टोर कर दिया गया है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इनकरेक्ट ऑपरेशंस हो जाते हैं डेटाबेस के अंदर, तो उसके लिए रोल बैक की फैसिलिटी दी गई है कि आप डेटाबेस को एक प्रीवियस कंसिस्टेंट स्टेट तक लेके जा सकते हैं। So by rolling back to an active transaction, the database can be restored to a consistent state. अब जब रोल बैक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है ना, तो जो भी डेटाबेस के अंदर चेंजेस होते हैं, अपडेशन के कह लीजिए, एडिशन के कह लीजिए, डिलीशन के कह लीजिए, जहां तक भी कमिटमेंट बाउंड्री होगी वहां तक वो रोल बैक कर दिए जाएंगे और ओरिजिनल एंट्रीज को वापस फाइल में रख दिया जाएगा। सो जो रिकॉर्ड्स फाइल में ऐड किए जाते हैं वो एज ए डिलीटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं और फाइल को रीपोजिशन कर दिया जाता है लास्ट कमिटमेंट बाउंड्री तक। सो चेंजेस मेड टू अदर कमिटमेंट रिसोर्सेज आर रोल बैक एज वेल। अब कितने टाइप के रोल बैक होते हैं, देखिए ऑटोमेटिक होते हैं और मैनुअल होते हैं, ये तो हमने उसकी डेफिनेशन में ही बात की थी।
कि रोल बैक्स को आप मैनुअली यूजर से परफॉर्म कर सकते हैं या डेटाबेस सिस्टम खुद भी कर सकता है। मान लीजिए एक यूजर ने एक डेटा फील्ड को मॉडिफाई किया है, लेकिन नहीं वो चेंजेस रखना चाहता, और डेटा स्टोर है ट्रांजैक्शन लॉग में या टेम्परेरी स्टेट में, तो यूजर हु रन अ क्वेरी अगेंस्ट द डेटाबेस विल सी द अनचेंज्ड वैल्यूज। हाउएवर अगर एक यूजर चाहता है कि डेटा सेव ना हो, एक रोल बैक कमांड हैंडल करे, जो भी चेंजेस किए हैं वो डिस्कार्ड कर दे। सो अ रोल बैक हैपेंस व्हेन अ यूजर स्टार्ट चेंजिंग डेटा एंड फाइंड्स आउट कि भाई कुछ रॉन्ग हो गया अपडेट मुझसे, अब मैं तो कैंसिल करना चाहता हूँ ट्रांजैक्शन को, एंड आई डोंट वांट टू लीव द डेटाबेस इन एन इनकंसिस्टेंट मोड। सो डेटाबेस को एक कंसिस्टेंट मोड में छोड़ने के लिए आपको उस ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना होगा। एक रोल बैक ऑटोमेटिकली भी हैपन हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका एक सर्वर क्रैश हो गया, सो व्हेन जब डेटाबेस रीस्टार्ट होगा, जो भी अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शंस होंगी वो सब रोल बैक हो जाएंगी, तो यूजर को दोबारा एंटर करनी पड़ेगी ताकि जो भी नेसेसरी चेंजेस हो वो सेव हो जाए। क्योंकि देखिए अगर एक ट्रांजैक्शन फिनिश ही नहीं हुई तो डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट स्टेट में छोड़ देगी ना वो। अब देखिए दो टर्म्स होते हैं, आप जब ये प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम्स की तो आपको एक और टर्म सामने आएगा, कमिट, COMMIT, कमिट। अब कमिट और रोल बैक क्या है? तो कमिट और रोल बैक टू ट्रांजैक्शनल स्टेटमेंट्स ही हैं जो कि एक एक्शन को डू या अनडू करने के काम आते हैं। तो कमिट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कंप्लीट हो गई। ये कमिट, नाम में ही कमिट है ना, तो हर बार एक ट्रांजैक्शन अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी बिना किसी इंटरप्शन के, तो जो भी चेंजेस हुए हैं डेटाबेस में वो परमानेंट हो जाएंगे आफ्टर द कमिट। So this means that the database cannot retrieve its previous state. अगर एक ट्रांजैक्शन कमिटेड स्टेट में पहुंच चुकी है तो आप उसको रोल बैक नहीं कर सकते, अब नई ही ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी। तो कमिट और रोल बैक की तरह ही, जैसे कमिट और रोल बैक एक स्टेटमेंट है पर इंडिकेट करती है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली परफॉर्म हुई है या नहीं हुई है, तो रोल बैक इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर मान लीजिए कोई एरर हो गई, कोई गलती हो गई एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन के वक्त, तो रोल बैक किया जा सके। लेकिन रोल बैक तब तक ही किया जा सकता है अगर कमिट नहीं हुआ हो तो। सो द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन द कमिट और रोल बैक कमांड इज कि जब कमिट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो जो भी करंट ट्रांजैक्शन ने चेंजेस किए हैं वो परमानेंट हो जाते हैं, और ऑन द अदर हैंड रोल बैक क्या करता है, डिलीट कर देता है सारे मॉडिफिकेशन को जो भी करंट ट्रांजैक्शन ने किए हैं। So to make sure that the modifications done by transaction are permanently kept in the database, we use commit after the transaction's successful completion. अगर ट्रांजैक्शन कोई भी एरर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन फेस करती है तो रोल बैक से उसको अनडू कर दीजिए। तो अब देखिए क्योंकि हम बात कर रहे थे कि रोल बैक किसके अंतर्गत आता है, हमने रोल बैक की बात की, हमने कमिट की बात की, तो रोल बैक TCL क्यों है? तो देखिए एसक्यूएल कमांड्स होती हैं जो कि हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो हम डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए जिनकी हम मदद लेते हैं, जो कि कुछ स्पेसिफिक टास्क या फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं। एसक्यूएल बहुत सारी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बहुत सारे टास्क करती है, एक टेबल बनाना, क्रिएट टेबल, ऐड डेटा टू टेबल्स, ड्रॉप द टेबल, मॉडिफाई द टेबल, परमिशन ऑफ यूजर्स को सेट करने के काम आती है। तो जो एसक्यूएल कमांड्स होती हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं। DDL, data definition language, DQL, data query language, DML, data manipulation language, and DCL, data control language. पर एक अनदर कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल क्लॉज भी है, वो है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो जैसा हमने पहले बात की थी कि DDL के अंतर्गत क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर या ट्रंकेट आता है, वैसे ही DML में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट आता है, वैसे ही DCL में ग्रांट या रिवोक आता है कि भाई या तो आप राइट्स दीजिए और या फिर आप राइट्स रिवोक कर लीजिए। TCL के अंतर्गत उसी तरीके से कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट्स आते हैं, और DQL जो है वो है सेलेक्ट,
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर जो क्वेरीज हम लगाते हैं वो इसके अंतर्गत आती है। अब छोटे छोटे शब्दों में मैं आपको थोड़े बहुत शब्दों में डीडीएल डीएमएल इन सब के बारे में बता देती हूँ, एक रिवीजन हो जाएगा। डेटा डेफिनेशन जो लैंग्वेज होती है डीडीएल, वो चेंज करती है टेबल के स्ट्रक्चर को, जैसे कि एक टेबल को बनाना, उसको डिलीट करना, उसमें कोई बदलाव करना। सो जितनी भी कमांड होती है डीडीएल की वो ऑटो कमिटेड ही होती है, मतलब वो परमानेंटली सेव होती है डेटाबेस के अंदर। सो क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, ये 4 कमांड्स हैं डीडीएल की। अब हम बात करेंगे डीएमएल क्या होता है। देखिए डीएमएल की जो कमांड्स होती हैं वो डेटाबेस को मॉडिफाई करने के काम आती हैं, और इसकी कमांड्स क्या होती हैं, ये ऑटो कमिटेड नहीं होती, ये परमानेंटली सेव नहीं होती, इनको रोल बैक किया जा सकता है। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के डीएमएल कमांड से। अब हम बात करेंगे डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की, कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या होती है। तो जो डीसीएल है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड, ये ग्रांट यानी कि आपको अधिकार देने के भी और आपसे अधिकार छीनने के, दोनों के ही काम आती है। ग्रांट मतलब देना और रिवोक मतलब वापस ले लेना। तो grant it is used to give user access privilege to a database, और revoke it is used to take back permission from the user. So TCL commands क्या हैं? TCL commands के बारे में हम बात करेंगे। तो TCL commands DML commands के साथ, जैसे insert, delete और update के साथ ही यूज की जा सकती है, क्योंकि जो भी टीसीएल की कमांड्स हैं, कमिट, रोल बैक या सेव पॉइंट। देखिए कमिट की और रोल बैक की हमने डिटेल में बात की। सेव पॉइंट क्या होता है? सेव पॉइंट वो सारी ट्रांजेक्शन को रोल बैक करने के काम आता है जहां, मतलब पूरी ट्रांजेक्शन ये नहीं रोल बैक करता है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, सेव पॉइंट्स होते हैं, हम उस पर्टिकुलर सेव पॉइंट तक ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, रिपोर्ट जनरेटर्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा इनपुट बाय अ यूजर, रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइल्स, आंसर क्वेरीज और बोथ बी एंड सी। बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाहूंगी कि रिपोर्ट जनरेटर्स आखिर होते क्या है। तो देखिए एक वैलिड रिलायबल रिपोर्ट जनरेटर इंश्योर करता है एक क्लीन और कंसिस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, और एलिमिनेट करता है द नीड टू मैन्युअली क्रिएट रिपोर्ट्स। मतलब इसमें ऐसा होता है कि आपको मैन्युअली रिपोर्ट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जब एक बार अपना कंटेंट पब्लिश कर देते हैं तो आप जानना चाहेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन उससे आप लेना चाहेंगे कि भाई कितने व्यूज आ रहे हैं पर डे, क्या अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, कितने लोगों ने आपका पेज विजिट किया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब आप जानना चाहेंगे तो आपको रिपोर्ट चाहिए होंगी। तो आपको इन सारी इंफॉर्मेशन से स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बनाने में मदद मिलेगी, ताकि आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सके। लेकिन भाई क्रिएटिंग योर रिपोर्ट्स मैन्युअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। तो टाइम तो सब है ना, समय है तो सब है। तो अगर आपका एक एम्प्लॉय पूरा दिन एक रिपोर्ट ही बनाने में लगा देगा तो एक एम्प्लॉय की सैलरी भी जाएगी। तो इस रिपोर्ट को, इस प्रोसेस को ही पूरा ऑटोमेटेड कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ रिपोर्टिंग टूल्स। तो जो ये रिपोर्टिंग टूल्स होते हैं, दे मेक थिंग्स अ लॉट इजियर, और इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिपोर्ट जनरेशन, जो कि एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है बिजनेस यूजर्स के लिए। अब हम बात करते हैं कि क्यों चाहिए, क्यों हमें रिपोर्ट जनरेशन। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी इसी के बारे में बात की कि रिपोर्ट जनरेशन एलिमिनेट करता है मैनुअल क्रिएशन ऑफ रिपोर्ट्स का, जिससे कि एरर्स तो रिड्यूस होती ही हैं, आपके एम्प्लॉयज बेस्ट रिजल्ट्स भी ला पाते हैं बाय एनालाइजिंग द डेटा। आपको इसके लिए रिपोर्ट जनरेटर टूल की जरूरत पड़ेगी, जिसके अंदर आपको रिपोर्ट डिफाइन करनी पड़ेगी, किस टाइप का डेटा आपको रिट्रीव करना है, डेटा की लोकेशन क्या है, क्या मेथड होगा इसको डिस्प्ले करने का। So this allows you to run a report with the report processor extracting the information with the given report definition and combining them with the report layout to produce the report. तो यही है रिपोर्ट जनरेटर, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपको जो भी डेटा आपको चाहिए वो रिट्रीव करने में एक डेटाबेस से या स्प्रेडशीट से मदद करता है।
कंपनीज जो हैं बहुत रिपोर्ट जनरेटर यूज करके अपनी काफी डिसीजंस बनाती हैं। काफी सोर्सेज से आप रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं, काफी सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल हैं। तो इसीलिए जो रिपोर्ट जनरेटर होता है वो स्टोर भी करता है डेटा इनपुट को यूजर से, और रिट्रीव भी करता है इंफॉर्मेशन से, या फिर आंसर करता है क्वेरीज को। तो देखिए, स्टोर तो नहीं करता डेटा को, ये तो आप समझ ही चुके हैं। ये क्या करता है? रिट्रीव करता है इंफॉर्मेशन को, और आपके जो भी क्वेरीज होती है उनको आंसर करने में मदद करता है। तो इसका उत्तर हुआ बोथ बी एंड सी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 7 की तरफ, जो कहता है द लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर with a one-to-many relationship is a tree, chain, network और all of these। तो देखिए, जो लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर है वन टू मेनी वो तो ट्री है, क्योंकि हम डेटा स्ट्रक्चर के जब हमने पढ़ा था तो भी हम ट्री पढ़ चुके हैं कि ट्री क्या होता है। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ, इसका उत्तर तो यही है ट्री। तो आप ट्री के बारे में आपको जानकारी वापस से दे देती हूँ कि ट्री एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि प्लेस या लोकेट करता है फाइल को एक डेटाबेस के अंदर। तो जो एल्गोरिदम होता है वो आपके डिसीजन पॉइंट, जिनको नोड्स बोलते हैं, उनसे जाके आपके डेटा को ले आता है। एक नोड की 2 ब्रांचेस भी हो सकती हैं और कई सारी ब्रांचेस भी हो सकती हैं। अब ट्री स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या हैं? ट्री स्ट्रक्चर में नोड्स के द्वारा एजेस को कनेक्ट किया जाता है। तो अदर डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर इसका यही एडवांटेज है, जैसे कि अदर डेटा स्ट्रक्चर एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स, क्यू, कि ये एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिससे कि इजियर और क्विकर एक्सेस होता है डेटा का। जबकि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा है वो सिक्वेंशियली स्टोर रहता है। तो ट्री स्ट्रक्चर जो है वो परमिट करता है डेटा का एक्सेस डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। सो जैसे जैसे डेटा का साइज इंक्रीज होता जाता है, जो एक्सेस है इन स्ट्रक्चर का वो भी स्लोअर होता जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है आज के हाइपर डिजिटल वर्ल्ड में। तो ट्री स्ट्रक्चर को इन इश्यूज को अवॉइड करने के लिए ही यूज किया जा सकता है। एक ट्री के स्पेशल नोड होते हैं जो कि रूट होता है, जिसकी या तो 0 चिल्ड्रन हो सकते हैं, 0 सब ट्री हो सकते हैं, मैनी हो सकते हैं। इसमें कोई नोड ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हर एज जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओरिजिनेट करती है रूट से, और ट्री हमेशा अपसाइड डाउन बनता है। मतलब रूट अपीयर होती है टॉप पे। देखिए, जो नॉर्मली ट्री होते हैं हमारे रियल वर्ल्ड में, उनमें रूट नीचे होती है, पर जो कंप्यूटर वाले ट्रीज होते हैं, जो ये डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें रूट ऊपर होती है। सो ये अपसाइड डाउन ही बनते हैं। अब देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो होते हैं पर नोड, उनको बोलते हैं हम ऑर्डर। सो इन अ ट्री रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन लोकेशन कॉल्ड लीव्स। सो नेम ही बता रहा है कि रिकॉर्ड्स हमेशा एंड पॉइंट्स पे ही एग्जिस्ट करेंगे, उनके आगे कुछ नहीं है, और हर लीफ में रिकॉर्ड होता भी नहीं है। सो एक लीफ जिसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होता उसको हम नल बोलते हैं। तो ज्यादा डिटेल में ना जाके शॉर्ट में बताते हैं कि जो की एलिमेंट्स हैं वो ट्री के रूट्स हैं, जो कि टॉप में होती हैं, जिनको रेड लाइन से हम डिनोट करते हैं, नोड्स हैं, चिल्ड्रन हैं, और लीव्स हैं जो कि बॉटम पे होती है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, जो है इन अ डेटाबेस रिलेटेड फील्ड्स आर ग्रुप्ड टू। अब देखिए भाई, इसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए कि जब हम एक डेटाबेस में, एक टेबल में डेटा स्टोर करते हैं, तो जो रिलेटेड फील्ड्स होती हैं उनको जब हम ग्रुपिंग करते हैं रिलेटेड फील्ड्स की, तो वो एक रिकॉर्ड बनाता है। ठीक है, कोई बैंक नहीं बनाएगा, कोई मेन्यू नहीं बनाएगा, कोई फाइल नहीं बनाएगा, बल्कि सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाएगा। तो इसका उत्तर है डी, डेटा रिकॉर्ड। तो अब रिकॉर्ड क्या होता है ये भी मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो एक रिकॉर्ड है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा फील्ड है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा हेल्ड विद इन द सेम स्ट्रक्चर है। मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो रिकॉर्ड एक ग्रुपिंग ऑफ फील्ड्स है विद इन अ टेबल, जो कि रेफरेंस कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। तो जो टर्म है रिकॉर्ड, वो फ्रिक्वेंटली एक सिनोनिमसली यूज किया जाता है रो के साथ। रिकॉर्ड कह लीजिए, रो कह लीजिए। आप मान लीजिए कस्टमर का रिकॉर्ड है जिसके अंदर आइटम्स होंगे, फर्स्ट नेम होगा, फिजिकल एड्रेस होगा, ईमेल एड्रेस होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, जेंडर होगा।
तो वो पूरा मिलके एक रिकॉर्ड बनाएंगे, ये सारी फील्ड्स। और रिकॉर्ड को आप टपल भी कह सकते हैं, TUPLE। ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी। देखिए टेबल के अंदर होते हैं कॉलम और रोज। टू सिंप्लीफाई, एक एक्सेल के अंदर आप देख लीजिए, एक्सेल वैसा ही तो होता है। सो रिलेशनल टेबल्स बहुत ही सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, पर कॉम्प्लेक्स होता है उनका स्ट्रक्चर, क्योंकि हर टेबल कॉलम एक टेबल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो रिकॉर्ड्स बहुत ही प्रैक्टिकल वे प्रोवाइड करते हैं हमें स्टोर करने की और रिट्रीव करने की डेटा को डेटाबेस से। हर रिकॉर्ड का डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा होता है। तो एक सिंगल रो के अंदर बहुत टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है। एक कस्टमर रिकॉर्ड के अंदर आईडी नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, बर्थ डेट, सेल फोन नंबर और ईमेल हो सकता है। तो ये तो बात थी रिकॉर्ड की। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, द डेटाबेस एनवायरनमेंट हैज ऑल द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट, कि भाई डेटाबेस, आपको क्या लगता है कि डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता, या डेटाबेस नहीं होता, या यूजर्स नहीं होते, या सेपरेट फाइल्स नहीं होते? तो देखिए, अगर आपने इतना डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम के बारे में सुन लिया है, पढ़ लिया है, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर तो होता ही है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर तो होता ही है, डेटाबेस होता ही है, यूजर्स होते ही हैं। तो क्या सेपरेट फाइल्स होती है? जी नहीं, सेपरेट फाइल्स नहीं होती। So the database environment has all the following components: database administrator, database users, but no separate files. तो इसका उत्तर हुआ सेपरेट फाइल्स। तो डेटाबेस, क्योंकि हमने काफी पढ़ चुके हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं जो कि मैनेज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं डेटा को डेटाबेस में। डेटाबेस सारे डेटा को मैनेज करता है। इसमें स्कीमास होते हैं जो कि डेटा को मैनिपुलेट करने के, एक्सट्रैक्ट करने के यूजर्स के द्वारा या अदर प्रोग्राम के द्वारा काम आता है। ये आपको डेटा की सिक्योरिटी, डेटा की इंटीग्रिटी, कॉन्करेंसी, ये सब प्रोवाइड करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को बहुत ऑप्टिमाइज करता है, जिसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं वाइड वैरायटी ऑफ क्राइटेरिया पे बेस करके, जिसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अब मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विच डेटाबेस हैंडल्स फुल टेक्स्ट डेटा, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो? देखिए, सबके पास मल्टीमीडिया फोन्स हैं, मल्टीमीडिया डिवाइसेस हैं। तो मुझे लगता है ये प्रश्न का उत्तर देना बिल्कुल भी टफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डेटाबेस टेक्स्ट डेटा, इमेज, ऑडियो, वीडियो सब हैंडल कर रहा है, तो सिर्फ वो ट्रांजैक्शन या ग्राफिक्स या वीडियो ऑन डिमांड तो नहीं होगा, वो होगा मल्टीमीडिया डेटाबेस। अब क्योंकि आप उत्तर जान चुके हैं, तो मैं आपको मल्टीमीडिया डेटाबेस के बारे में बता दूं कि मल्टीमीडिया डेटाबेस क्या होता है। मल्टीमीडिया डेटाबेस एक इंटर रिलेटेड मल्टीमीडिया डेटा का कलेक्शन होता है, जिसमें टेक्स्ट होगा, ग्राफिक्स होंगे, मतलब कि स्केचेस, ड्राइंग्स होंगी, इमेजेस होंगे, एनिमेशंस होंगे, वीडियो, ऑडियो सब होंगे, और वास्ट अमाउंट ऑफ मल्टी सोर्स मल्टीमीडिया डेटा भी इसमें होता है। जो फ्रेमवर्क ये सब को मैनेज करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीमीडिया को स्टोर करता है, डिलीवर करता है, यूटिलाइज करता है डिफरेंट वेज में, उसको हम मल्टीमीडिया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। देखिए, मल्टीमीडिया डेटाबेस सिस्टम की 3 क्लासेस होती है: स्टैटिक मीडिया, डायनेमिक मीडिया एंड डायमेंशनल मीडिया। तो देखिए, जो कंटेंट होते हैं एक मल्टीमीडिया डेटा सिस्टम के, वो होते हैं मीडिया डेटा, मीडिया फॉर्मेट डेटा, मीडिया कीवर्ड डेटा, मीडिया फीचर डेटा। अब मीडिया डेटा क्या होता है? जो एक्चुअल डेटा होता है, जो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मीडिया फॉर्मेट डेटा क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन, जैसे कि सैम्पलिंग रेट क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, एनकोडिंग स्कीम क्या होगी। मीडिया कीवर्ड डेटा होता है कि जो कीवर्ड डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द जनरेशन ऑफ डेटा, जिसको हम कंटेंट डिस्क्रिप्टिव डेटा भी बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, डेट, टाइम या प्लेस ऑफ रिकॉर्डिंग। मीडिया फीचर डेटा होता है कंटेंट डिपेंडेंट डेटा, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर्स, काइंड्स ऑफ टेक्सचर एंड डिफरेंट शेप प्रेजेंट्स इन डेटा। अब देखिए, जो बहुत टाइप की मल्टीमीडिया एप्लीकेशन होती है, जो डेटा मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करती है, वो है रिपोजिटरी एप्लीकेशंस, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशंस,
कोलैबोरेटिव वर्क यूजिंग मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन। और बहुत ही चैलेंजेस जो है मल्टीमीडिया डेटाबेस के वो है मॉडलिंग, कि कैसे काम करना है, डेटाबेस को इम्प्रूव करना है, क्या डिजाइन होगी, क्या स्टोरेज होगा, क्या परफॉर्मेंस होगी, क्या क्वेरीज और रिट्रीवल होगा। और जिन एरियाज में हम मल्टीमीडिया डेटाबेस को अप्लाई करते हैं वो है डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, नॉलेज डिसेमिनेशन, एजुकेशन और ट्रेनिंग एंड रियल टाइम कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। तो ये सारी चीजें होती है। तो ये तो बात थी मल्टीमीडिया डेटाबेस सिस्टम की। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की, जो है सेम इंफॉर्मेशन मे बी डुप्लीकेटेड इन सेवरल प्लेसेस या फाइल्स कॉल्ड। क्या कहते हैं जब सेम ही इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट हो जाती है? तो देखिए, डुप्लीकेशन का मतलब होता है डेटा रिडंडेंसी। तो डेटा रिडंडेंसी होती है डुप्लीकेशन। तो हम क्योंकि मैं आपको उत्तर बता ही चुकी हूँ कि इसका डेटा रिडंडेंसी है, तो आगे हम बात करेंगे कि भाई डेटा रिडंडेंसी और डेटा इनकंसिस्टेंसी आखिर होती क्या है। देखिए, डेटा रिडंडेंसी और डेटा इनकंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो डेटाबेस में यूज की जाती है, क्योंकि जो एक गुड डेटाबेस की डिजाइन होती है ना, उसमें मिनिमम डेटा रिडंडेंसी और मिनिमम डेटा इनकंसिस्टेंसी होती है। अब डेटा रिडंडेंसी आप डिफाइन कर लीजिए कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा या सेम पार्ट ऑफ डेटा एग्जिस्ट कर रहा है मल्टीपल लोकेशन में एक डेटाबेस के अंदर। अब प्रॉब्लम क्या होती है डेटा रिडंडेंसी से? सबसे पहली प्रॉब्लम है कि स्टोरेज स्पेस वेस्ट होती है, डेटाबेस को अपडेट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, डेटा इनकंसिस्टेंसी हो जाती है, और रिट्रीवल ऑफ डेटा बहुत ही स्लो और इनएफिशिएंट हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। डेटा इनकंसिस्टेंसी होती है when the same data exists in different formats in multiple tables। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। मतलब डिफरेंट फाइल्स के अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और पर्सन की। यहां तो आपका नाम है मान लीजिए अतुल अग्रवाल, और वो सेम ही अतुल अग्रवाल का नाम है कहीं पे अतुल मान लीजिए खंडेलवाल। पर्सन एक ही है, पर बाय मिस्टेक वो नाम गलत हो गया है। तो ये क्यों होता है? डेटा रिडंडेंसी की वजह से ही डेटा इनकंसिस्टेंसी आती है। So मान लीजिए if we have an address of someone in many tables and we want to change the address and हम उसको एक ही टेबल में चेंज किया है, दूसरी टेबल में हमने अपडेट किया, हम भूल ही गए अपडेट करना, तो हो गई ना डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो डेटा रिडंडेंसी एप्लीकेबल होती है कि जब डुप्लीकेट डेटा एग्जिस्ट करता है मल्टीपल प्लेसेस पे, और डेटा इनकंसिस्टेंसी एप्लीकेबल होती है जब डुप्लीकेट डेटा एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्मेट्स में मल्टीपल टेबल्स में। नॉर्मलाइजेशन टेक्निक जो डेटाबेस की है उसकी मदद से हम दोनों को ही यूज कर सकते हैं। देखिए, डेटा रिडंडेंसी के केस में नॉर्मलाइजेशन यूज करिए, और डेटा इनकंसिस्टेंसी के केस में आप कंस्ट्रेंट्स यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, एसिड प्रॉपर्टीज भी हमारी यूज आती है। एसिड प्रॉपर्टीज होती है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। क्या होती है एसिड प्रॉपर्टीज, कैसे ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स की तरह काम करती है कि हमारी डेटाबेस ट्रांजैक्शन जो है वो रिलायबल रहे, ये हम अभी बात करेंगे। क्या होती है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, इन सब के बारे में हम अभी बात करते हैं। सबसे पहले इससे पहले हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द डेटा क्या होता है। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट की बात हमने डेटा स्ट्रक्चर में भी की है, हमने प्रोग्रामिंग वाले लेक्चर में भी की है, हमने डेटाबेस के अंदर भी की है। आज फिर हम एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, और मैं समझती हूँ आपको आज इसका आंसर बिल्कुल आना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द डेटा क्या होता है। क्या ये हाइड करना होता है सर्टेन डिटेल फ्रॉम यूजर? क्या ये डेटाबेस व्यू होता है? क्या ये फिजिकल व्यू होता है? क्या ये ऑल ऑफ द अबव होता है? तो ये ऑल ऑफ द अबव होता है, क्योंकि ये सर्टेन डिटेल को भी यूजर से हाइड करता है, ये डेटाबेस व्यू भी देता है, ये फिजिकल व्यू भी देता है। अब कैसे? तो देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट व्यू क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी, एब्स्ट्रैक्शन एक बहुत ही मेन फीचर है डेटाबेस सिस्टम का, जिसमें हम इररेलेवेंट, जो मतलब कि ना हो डिटेल्स, वो हम यूजर से हाइड करते हैं, उसको एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि एक डेटाबेस से यूजर का जो इंटरेक्शन है बहुत ही इजी और एफिशिएंट हो। 3 लेवल के डेटा एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास होते हैं, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल। देखिए, फिजिकल लेवल लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन है,
इसमें ये डिस्क्राइब किया जाता है कि कैसे एक डेटा एक्चुअली डेटाबेस में स्टोर होगा, और इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। लॉजिकल लेवल जो कि मिडिल लेवल होता है 3 लेवल डेटा एब्स्ट्रैक्शन आर्किटेक्चर का, इसमें डेटा को स्टोर करते हैं डेटाबेस में, किस तरीके से स्टोर करेंगे। व्यू लेवल जो हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, ये बताता है कि यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा सिस्टम से। मान लीजिए हम एक स्टोर कर रहे हैं कस्टमर की इंफॉर्मेशन एक कस्टमर टेबल में, तो फिजिकल लेवल पे तो ये जो रिकॉर्ड्स है ये ब्लॉक ऑफ स्टोरेज बताएंगे, कौन सी बाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स मेमोरी में। और लॉजिकल व्यू पे ये बताएंगे कि रिकॉर्ड्स कैसे, उनके फील्ड्स होंगे, क्या एट्रीब्यूट होंगे, रो कॉलम, उनके रिलेशनशिप्स, प्रोग्रामर का जो काम होता है बेसिकली। व्यू लेवल है जहां पे यूजर इंटरेक्ट करता है सिस्टम से, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करके। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन is a process of hiding unwanted or irrelevant details from the end users. So it provides a different view and helps in achieving data independence, which is used to enhance the security of data. जो डेटाबेस सिस्टम है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर और रिलेशन से बना हुआ है। तो डेटा को आसानी से यूजर एक्सेस कर सके तो हमें भाई उससे डिफिकल्ट डिटेल्स तो छुपानी पड़ेगी ना। तो आइए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो भी इसी से रिलेटेड है, और वो है कि भाई लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज द। मैंने आपको बताया था कि 3 लेवल होते हैं एब्स्ट्रैक्शन के, लॉजिकल लेवल होता है, फिजिकल होता है, व्यू होता है। सबसे पहले आता है फिजिकल, फिर आता है लॉजिकल, और फिर आता है व्यू। तो आप सभी को इसका उत्तर पता है कि जो लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है वो है फिजिकल लेवल। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो है द ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड, कि पूरे डेटाबेस की डिजाइन को क्या बोलते हैं। देखिए मैंने ये टर्म यूज किया था पिछली बार, डेटाबेस स्कीमा। तो स्कीमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेटाबेस स्कीमा। अब क्या होता है डेटाबेस स्कीमा, एक स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है जो कि लॉजिकल व्यू बताता है सारे ही डेटाबेस का। ये डिफाइन करता है डेटा कैसे ऑर्गेनाइज है, क्या रिलेशनशिप है, और सारी कंस्ट्रेंट को फॉर्मुलेट करता है जो हमें डेटाबेस पे अप्लाई करनी है। डेटाबेस स्कीमा डिफाइन करता है उसकी एंटिटीज, उनके बीच में रिलेशन, एक डिस्क्रिप्टिव डिटेल ऑफ डेटाबेस ये रखता है जो कि स्कीमा को डायग्राम बनाने में हमें यूज करनी होती है। सो इट इज द डेटाबेस डिजाइनर जो कि स्कीमा को डिजाइन करते हैं प्रोग्रामर की मदद से। तो डेटाबेस स्कीमा जो होता है आप उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल डेटाबेस स्कीमा या लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा। अब फिजिकल डेटाबेस स्कीमा एक्चुअल स्टोरेज ऑफ डेटा बताता है, इट डिफाइंस हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड इन अ सेकेंडरी स्टोरेज। और लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा बताता है कि हाउ लॉजिकल कंस्ट्रेंट विल बी अप्लाइड, टेबल्स बताएगा, व्यूज बताएगा, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बताएगा। अब क्योंकि इसमें एक ऑप्शन ये भी दे रखा है कि डेटाबेस इंस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंस जो कि ए ऑप्शन दे रखा है, तो थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये 2 टर्म्स बहुत इंडिविजुअली समझना बहुत जरूरी है कि डेटाबेस स्कीमा एक स्केलेटन है। जब कोई डेटाबेस एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो स्केलेटन एग्जिस्ट करता था। सो वंस डेटाबेस ऑपरेशनल हो जाता है कि उसमें चेंजेस करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो डेटाबेस स्कीमा के अंदर कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन नहीं होता है, पर डेटाबेस इंस्टेंस इज अ स्टेट ऑफ ऑपरेशनल डेटाबेस विद डेटा एट एनी गिवन टाइम। सो इसमें एक डेटाबेस का स्नैपशॉट होता है। डेटाबेस का जो इंस्टेंस है वो ओवर द टाइम चेंज भी हो सकता है, बट डेटाबेस ये इंश्योर करता है कि इसका हर इंस्टेंस एक वैलिड स्टेट में रहे हर पॉइंट पे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है आईएमएस, कि भाई आईएमएस क्या होता है। तो आपको फॉलोइंग जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है, आइडियल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इंफॉर्मेशन मार्किंग सिस्टम होता है, या नन होता है। तो देखिए नन तो नहीं है, सी इंफॉर्मेशन मार्किंग सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों ने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। तो इसका उत्तर है ए, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। होता क्या है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम कलेक्ट करता है और मैनेज करता है डेटा को जो कि वैरायटी ऑफ फॉर्मेट में स्टोर्ड है, और ये पीपल को अवेलेबल कराता है उस डेटा को कि वो उसको प्रॉपर्ली एक्सेस कर पाए जब भी उनको जरूरत हो।
तो बेसिकली a good information management system should be able to collect and store and manage data in the form which is required to deliver information as and when needed. तो ये होता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसक्यूएल कमांड टू टेक एनी प्रिविलेज फ्रॉम आर। अगर आपको कोई भी प्रिविलेज चाहिए डेटाबेस के अंदर तो कौन सी एसक्यूएल कमांड आप यूज करेंगे? हमने इसके बारे में बात की थी, क्या हम ग्रांट यूज करेंगे, क्या हम रिवोक यूज करेंगे, क्या डिलीट, क्या मॉडिफाई। देखिए अगर आपको कोई राइट चाहिए, मैंने कहा था ना ये आपको ग्रांट करता है राइट और आपसे रिवोक भी कर लेता है, आपसे छीन भी लेता है। तो देखिए डिलीट और मॉडिफाई तो बिल्कुल भी इसके उत्तर नहीं है, ग्रांट और रिवोक में से इसका उत्तर है ग्रांट। अब ग्रांट और रिवोक के बाद में हम बात कर चुके हैं कि ये डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं, डीसीएल के अंतर्गत, जिसमें डेटा रिट्रीव करना और मॉडिफाई करना डेटा बेस के लिए, यूजर के लिए कुछ स्पेसिफाइड क्वेरीज से बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो ग्रांट जो है ये यूजर को स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है कि आप इसमें ये चेंजेस कर सकते हैं। प्रिविलेज का मतलब ही होता है परमिशन हैज टू बी ग्रांटेड, और रिवोक का मतलब होता है रिवोक कमांड विड्रॉज यूजर प्रिविलेजेस ऑन अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, अगर कोई ग्रांट की हुई है तो ग्रांट का मतलब टू गिव द प्रिविलेजेस और रिवोक का मतलब टू रिवोक द प्रिविलेजेस। अब हम बढ़ते हैं हमारे 17वें प्रश्न की तरफ, जो है एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन द प्राइमरी की इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ 1NF 2NF और 3NF और 4NF है। NF का मतलब होता है नॉर्मल फॉर्म्स। देखिए इसका उत्तर तो बी है 2NF। एवरी नॉन, माफ कीजिएगा यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, ये 2NF है, 2NG नहीं है। Every non-key attribute is fully dependent upon the primary key is called 2NF। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम डेटा को डेटाबेस में ऑर्गेनाइज करते हैं। इससे रिडंडेंसी रिड्यूस होती है, इससे जो भी अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आप उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन एनोमलीज को। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही बड़ी टेबल को छोटी छोटी टेबल में डिवाइड कर देता है और उनको लिंक कर देता है। तो बहुत सारी तरह की नॉर्मल फॉर्म होती है, 1NF होती है, 2NF होती है, 3NF होती है, 4NF होती है, 5NF होती है, BCNF होती है। 1NF में कहा जाता है कि एक रिलेशन 1NF में तब है जब एटॉमिक वैल्यूज होंगी। बहुत डिटेल में क्योंकि हम नहीं जाएंगे तो मैं आपको डिटेल में ये नहीं समझाऊंगी। 1NF 2NF 3NF 4NF 5NF BCNF 4NF को ही बेसिकली अब हम बात करते हैं 2NF की। रिलेशन 2NF में तब होगा अगर वो 1NF में तो है ही और सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन दी प्राइमरी की। तो देख लीजिए उत्तर मिल गया आपको। और 3NF में कब होंगे रिलेशन? एक 3NF में तब होगा कि 2NF में तो है ही और कोई भी ट्रांजिशनल डिपेंडेंसी नहीं है। इफ इट इज इन बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म। और 5NF क्या है? अ रिलेशनशिप इज इन 5NF if it is in 4NF and not contain any joint dependencies and joining looseless type of data। और BCNF एक एडवांस वर्जन है 3NF का, स्ट्रिक्टर है बेसिकली 3NF से। तो इसका उत्तर था 2NF। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट प्रश्न की, जो कहता है कि विच नॉर्मल फॉर्म कंटेन्स द कंसेप्ट ऑफ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो देखिए हमने थोड़ा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया है कि 1NF 2NF 3NF क्या है। तो इसका उत्तर है डी 4NF। 4NF क्या होता है कि जब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आती है तो 4NF की जरूरत पड़ती है। 4NF के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हैं कि सबसे पहले बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और टेबल के अंदर कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। देखिए मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि अगर ये सारी कंडीशंस ट्रू हैं तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। जैसे कि ए अगर बी पे डिपेंड कर रहा है, इफ फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ ए मल्टीपल वैल्यू ऑफ बी एग्जिस्ट, तो टेबल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। एक टेबल के अंदर कम से कम 3 कॉलम्स होने चाहिए मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के लिए। तो इसका आंसर है 4NF। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है विच इज नॉट अ रिकवरी टेक्निक, लॉग बेस्ड, शैडो पेचिंग, चेक पॉइंट्स और हैशिंग। तो देखिए डेटाबेस सिस्टम के अंदर जो लॉग बेस्ड रिकवरी टेक्निक नहीं है वो है डी हैशिंग।
क्योंकि रिकवरी की जरूरत तो पड़ती है। रिकवरी टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट करती हैं स्पेशल फाइल सिस्टम लॉक्स के ऊपर, क्योंकि डेटा को अगर लॉस से बचाना है तो हमें रिकवरी टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी, कमिट, रोल बैक, ये सब करनी पड़ेंगी। इमीडिएट अपडेट्स, कैशिंग, बफरिंग, ट्रांजैक्शन लॉग बैक्स, ये सब बैकअप टेक्निक्स होती हैं। तो जो इसका उत्तर है वो है हैशिंग। अब हम बात करेंगे व्हाट इज डीबीटीजी। नेक्स्ट प्रश्न है डीबीटीजी क्या है। तो देखिए डीबीटीजी का मतलब होता है डेटाबेस टास्क ग्रुप। है क्या डीबीटीजी, मैं आपको समझाती हूँ। द एक्रोनिम डीबीटीजी रेफर्स टू डेटाबेस टास्क ग्रुप। ये बेसिकली डेटा सिस्टम लैंग्वेजेस का एक कॉन्फ्रेंस है जो एक ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोल का। तो आर्किटेक्चर है कुछ डीबीटीजी का। जो डीबीटीजी है ये नेटवर्क मॉडल पे बेस्ड है। फॉर्मल नोटेशंस हैं कुछ इसके अंदर। डीबीटीजी हैज अ प्रपोज्ड सब स्कीमा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसने डीएमएल भी प्रपोज की है। तो जो आर्किटेक्चर है वो डीबीटीजी के, इसके अंदर स्टोरेज स्कीमा है, सब स्कीमा है। स्टोरेज स्कीमा क्या है, एक स्ट्रक्चर है कि कैसे डेटाबेस को डिस्क्राइब करेंगे। कंसेप्चुअल व्यू है स्कीमा के अंदर, एक्सटर्नल व्यू है सब स्कीमा के अंदर। तो इसकी फुल फॉर्म है डीबीटीजी, मतलब डेटाबेस टास्क ग्रुप। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज एसिड। एसिड स्टैंड्स फॉर। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बात बोली थी कि एसिड प्रॉपर्टीज की हम आगे बात करेंगे। तो देखिए एसिड स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर है डी, एटॉमिसिटी। सॉरी, इसका आंसर है मुझे माफ कीजिए, इसका आंसर है ए। यहाँ पे उत्तर गलत दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है ए, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, ड्यूरेबिलिटी, आइसोलेशन। ए इसका उत्तर है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, डी नहीं। इसका उत्तर है ए, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, ड्यूरेबिलिटी एंड आइसोलेशन। अब देखिए एटॉमिसिटी, ड्यूरेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन क्या है। तो देखिए डीबीएमएस एक मैनेजमेंट है डेटा का, ये आप सब जानते हैं। तो इसको एसिड प्रॉपर्टीज फॉलो करनी पड़ती हैं। अब एसिड प्रॉपर्टीज आर मेंट फॉर द ट्रांजेक्शन दैट गोज थ्रू अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ टास्क। एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है, डीबीएमएस इज द मैनेजमेंट ऑफ डेटा दैट शुड रिमेन इंटीग्रेटेड व्हेन एनी चेंजेस आर डन इन इट। अब एसिड प्रॉपर्टीज ये इंश्योर करती है कि ये फॉलो हो। तो एसिड प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले बात करेंगे कि भाई एसिड प्रॉपर्टीज में एटॉमिसिटी क्या होती है। एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है कि जो डेटा है वो एटॉमिक रहे। और इसमें कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी का मीनिंग होता है कि जो वैल्यू है वो प्रिजर्व होनी चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा शुड बी मेंटेन्ड, which means if a change in the database is made it should remain preserved always. अब हम बात करेंगे आइसोलेशन की। आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेशन, जहां पे कि नो डेटा शुड अफेक्ट द अदर वन, या कॉन्करेंटली कुछ नहीं होना चाहिए। और अब हम बात करेंगे ड्यूरेबिलिटी की। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है परमानेंसी ऑफ समथिंग। तो डीबीएमएस में टर्म ड्यूरेबिलिटी का ये मतलब होता है कि डेटा आफ्टर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन बिकम्स परमानेंट इन द डेटाबेस। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 22 की तरफ, जो कि आखिरी प्रश्न है कि RAID स्टैंड्स फॉर। तो देखिए RAID का मतलब होता है कि भाई रिडंडेंसी एरे ऑफ द इंडिपेंडेंट डिस्क क्या है। बेसिकली इसका उत्तर तो आप स्लाइड में देख ही रहे हैं, इसका मतलब है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम मल्टीपल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं ताकि परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सके, डेटा की रिडंडेंसी या बोथ के लिए। तो रेड की टेक्नोलॉजी में क्या होता है, 7 लेवल्स होते हैं। इनमें फिजिकल डिस्क ड्राइव्स होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन फिजिकल ड्राइव्स में एरे की फॉर्म में कैसे है, रिडंडेंसी कैपेसिटी क्या है। तो स्टैंडर्ड रेड के लिए जो लेवल्स होते हैं वो होते हैं रेड 0, रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 5, रेड 6। ये सब इसके रेड के लेवल्स होते हैं। तो जो रेड की फुल फॉर्म है, हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, वो है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स। सो इसी के साथ हम एमसीक्यूज के एंड में आते हैं। एंड आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। फॉर श्योर सक्सेस इन दिस टेस्ट सीरीज, प्लीज फॉलो द लिंक ऑफ टेस्ट सीरीज।
मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब पसंद आएगा. सो प्लीज फॉर श्योर सक्सेस इन दिस एग्जाम, प्लीज फॉलो दिस टेस्ट सीरीज लिंक. थैंक यू so much.